हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने क्वांटम नंबर्स के बारे में वगैरह पढ़ के रखा है। बराबर है। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, उनकी वैल्यूज़ कैसे एक दूसरे के ऊपर रिलेटेड होती है, एंड अलग अलग ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके लिए क्वांटम नंबर्स के सेट क्या होते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ के रखा है। आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का मीनिंग क्या होता है, हमने इसे इसके पहले भी डिफाइन करके रखा है। क्या होता है ऑर्बिटल का मीनिंग? हमने कुछ ऐसे डिफाइन करके रखा है, a three-dimensional region in the space around the nucleus where the probability of finding electron is maximum. Obviously, अगर हम लोग एकदम न्यूक्लियस के पास ढूंढते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस है क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन न्यूक्लियस से थोड़ा दूर जाते हैं तो हमें ऑर्बिट्स मिलते हैं और इस ऑर्बिट्स के अंदर ही ऑर्बिटल होंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर है क्या? नहीं है। तो ऐसी जगह को हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल कहते हैं। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज गवर्न बाय द साई स्क्वायर। साई स्क्वायर, राइट, ये हम लोगों ने देखा था स्क्रोडिंगर इक्वेशन में। देन चलते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल की तरफ। देखिए, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल को डिफाइन करते समय हमें क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ती है, पर्टिकुलरली L एंड M, मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर एंड द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कैसे? देखो, अगर हम लोग एस ऑर्बिटल का शेप निकालना चाहते हैं तो फॉर एस ऑर्बिटल एल की जो वैल्यू है वो होती है 0। सो देयरफॉर एम की जो वैल्यू है ये भी क्या होती है? 0। कितना डिजिट है? एक कच है। इसका मतलब ये कि एस ऑर्बिटल की कितने ओरिएंटेशन है? एक ही, एंड एक ही ओरिएंटेशन है, तो इसीलिए एस ऑर्बिटल का जो शेप रखा जाता है वो रखा जाता है स्फेरिकल। कैसा शेप होता है? स्फेरिकल। नाउ एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हम लोग कुछ ऐसे क्लाउड के रूप में दिखाते हैं। मीन्स अगर ये 1s ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल मतलब क्या? पहले लेवल का s ऑर्बिटल, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। एंड ये देखो, ये न्यूक्लियस के पास वाला पोर्शन, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा क्या? नहीं। सिमिलरली अगर आप लोग 2s की बात करते हैं तो 2s का जो साइज होता है, शेप तो सेम होगा लेकिन जो साइज होगा वो 1s के मुकाबले बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? n की वैल्यू बढ़ गई। यहाँ पर n इक्वल टू 1 है, यहाँ पर n इक्वल टू क्या है? 2। तो ऐसे केस में हम लोग इलेक्ट्रॉन क्लाउड, देखिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर आप लोग दिखाना चाहते हैं तो ये हो गया 1s का, एंड 2s का कहाँ रहेगा? इधर। मतलब 2s के अंदर 1s छुपा होगा? बिल्कुल होगा। एंड इस रीजन को देखो, ये जो रीजन है, इस रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 0 रहेगी, यहाँ पर नहीं रहेगा। तो ये जो रीजन होता है, इस रीजन को हम लोग कहते हैं नोडल प्लेन। नोडल प्लेन मतलब क्या? एक ऐसा प्लेन जो एकदम न्यूक्लियस से जाता होगा और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली क्या रहेगी? 0, क्योंकि न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन अगर आ गया तो वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन ये जो क्लाउड डायग्राम है ये हम लोग यूज़ नहीं करते जनरली, हम लोग यूज़ करते हैं बाउंड्री, सरफेस बाउंड्री डायग्राम। मीन सपोज दिस इज द शेप ऑफ द 1s ऑर्बिटल, तो 1s की इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ से यहाँ तक प्रेजेंट है, एंड इधर जाओगे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि 1s से बड़ा क्या होगा? 2s, मतलब 1s इसके अंदर छुपा है और यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसी खाली जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस काफ़ी कम है, 0 है। तो उस जगह के बाद फिर से इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और वो शेप क्या हो जाएगा? 2s का। तो 1s एंड 2s ये ऐसा है। एंड एक चीज़ याद रखिए, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ती है, वैसे वैसे साइज ऑफ द ऑर्बिटल क्या होता है? चेंज। हाँ, शेप ऑफ ऑर्बिटल सेम रह सकता है लेकिन साइज ऑफ ऑर्बिटल क्या होते रहता है? बढ़ता है। एंड ऑब्वियसली उसके अंदर रहने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या होती है? बढ़ जाती है। सो दिस इज अबाउट द s ऑर्बिटल शेप। अब चलते हैं शेप ऑफ p ऑर्बिटल की तरफ। p ऑर्बिटल्स, राइट। अगर हम लोग p ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो फॉर p ऑर्बिटल्स L इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है p सबशेल के लिए। p ऑर्बिटल नहीं होता है, इनफैक्ट सबशेल होता है, और इसे हम लोग डिवाइड करते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर, बट यूजुअली हम यही टर्म यूज करते हैं, ऑर्बिटल। तो p सबशेल के लिए L की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो फिर mL की वैल्यू क्या होती है? तो +1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है। मतलब टोटल कितने वैल्यूज हो सकती है? 3।
तो इसका मतलब जो p सबशेल है वो कितने ऑर्बिटल में डिवाइडेड होगा, 3 ऑर्बिटल। जी हाँ, और ये जो p सबशेल है, p सबशेल ये होता है 3 ऑर्बिटल में डिवाइडेड, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एज px, py एंड pz। x, y, z क्या है, तो दीज आर द 3 कोऑर्डिनेट्स। मतलब सर इसका एक ऑर्बिटल x एक्सिस पे होगा, एक z पे होगा, एक कहाँ पर दिखना चाहिए, y पे दिखना चाहिए। हाँ, एंड p ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो शेप होता है कुछ ऐसे, डम्बेल शेप। कैसे होता है, जस्ट लाइक अ डम्बेल शेप। देखो अगर हम लोग तीनों कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ करते हैं, सपोज करिए ये 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, x, y एंड z है, तो इन दैट केस हम लोग px ऑर्बिटल का शेप कैसे बना सकते हैं, तो px ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो होता है ऐसे, राइट, अलोंग द x है इसीलिए। और d ऑर्बिटल में थोड़ा सा अलग ही होता है कंसेप्ट। अगर हम लोग py ऑर्बिटल का शेप देखें, py ऑर्बिटल का अगर शेप देखते हैं तो ये इनके जो लोब्स है, ये लोब्स कहाँ पर होंगे, y एक्सिस पे होंगे। देखिए ये x, y एंड ये क्या हो गया, z। एंड अगर हम लोग pz ऑर्बिटल की बात करते हैं तो जो pz ऑर्बिटल है ये अगर आप लोग z एक्सिस मानते हो तो pz ऑर्बिटल को आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ज़रूरी नहीं कि मैंने इसे z कहा तो आप लोगों ने भी कहना चाहिए, आप लोग इसे भी z बना सकते हैं, इसे x बना सकते हैं। तो ये ऑर्बिटल क्या हो गया, pz। मीन्स जस्ट इमेजिन कंप्लीट p ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा, तो तीनों को एक साथ पढ़ो, तीनों के एक साथ मतलब इसे उठाकर यहाँ पे देखो एंड उसे उठाकर यहाँ पे रखो, तो 3 अलग अलग एक्सिस पे ये तीनों होंगे। तो ये जो शेप्स होते हैं ये शेप्स किसके होते हैं, p ऑर्बिटल के। ना एक चीज़ की तरफ ध्यान रखो, अगर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो ऐसे केस में इन तीनों की एनर्जी होती है सेम एंड उससे हम लोग कहते हैं डीजेनरेसी। मतलब ये कि इन द अब्सेंस ऑफ एनी मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो p ऑर्बिटल्स है ये कैसे रहे होंगे, डीजेनरेटेड रहेंगे। डीजेनरेटेड मतलब तीनों की एनर्जी क्या रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी एंड ये 3 एक्सिस पे है, इसीलिए इसे हम लोग 3 फोल्ड डीजेनरेसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 3 फोल्ड डीजेनरेसी कहते हैं। मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट रिमाइंड करके देता हूँ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 2। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 2। तो मैं आपको पूछता हूँ p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल जैसे ही मैंने कहा तो p सबशेल पूरा आ गया, तो पूरे p सबशेल की टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, इसके अंदर कितने रहेंगे, 2, इसके अंदर कितने रहेंगे, 2, इसके अंदर कितने रह सकते हैं, 2। ये ऑर्बिटल है और p क्या है, सबशेल है, तो p सबशेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 6 रहेंगे। और s के बारे में सोचो तो सर s तो अकेला ही ऑर्बिटल था, तो उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे, सिर्फ 2 ही। जी हाँ, s की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी, 2। p की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी रहेगी, 6 रहेगी। ये याद रखना, क्योंकि जब आगे हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना है तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हमें हेल्प करता है। अब चलते हैं शेप्स ऑफ d ऑर्बिटल की तरफ। शेप्स ऑफ d ऑर्बिटल पहले पता करते हैं कि इसके कितने ओरिएंटेशंस होंगे। अगर हम लोग d ऑर्बिटल की बात करते हैं तो फॉर d ऑर्बिटल L इज इक्वल टू क्या होता है, 2 एंड L इज इक्वल टू 2 है, तो ml की टोटल वैल्यूज कितनी होंगी, तो +2 होगी, +1 होगी, देन 0 होगी, देन उसके बाद -1 होगी एंड -2 होगी। टोटल कितनी वैल्यूज आ गई इसकी, तो 5 आ गई, बराबर ना। टोटल कितनी वैल्यूज आ गई, 5। मतलब इसके जो ओरिएंटेशंस है ये ओरिएंटेशंस कितने हैं, 5 है। हाँ, पहला जो होता है उसे हम लोग कहते हैं dxy, दूसरा होता है उसे हम लोग कहते हैं dxz, तीसरा जो होगा इसे हम लोग कहेंगे dyz, चौथा जो होता है उसे dx² y² कहते हैं एंड आखिरी वाला जो होता है उसे हम लोग dz² कहते हैं। आउट ऑफ दिस ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं इनका जो शेप होता है ये होता है डबल डम्बेल के समान। डबल डम्बेल मतलब 2-2 लोब्स रहेंगे, डबल डम्बेल। इसका भी शेप होता है डबल डम्बेल, इसका शेप होता है अलग।
ये डबल डंबल के समान होता है, लेकिन इसके बीच में आ जाता है डोनट। इसके बीच में क्या फंस जाता है, डोनट के समान रहती है एक रिंग, एंड देयरफॉर इनके जो शेप्स है ये अलग अलग होते हैं। अब देखिए हम लोग डी ऑर्बिटल की टोटल कैपेसिटी बता सकते हैं, अभी उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो डी ऑर्बिटल्स कितने टोटल आपके पास 5 हो गए, और एक ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितनी होती है 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, टोटल कैपेसिटी कितनी आ गई डी ऑर्बिटल की 10। मीन्स डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर देखें तो कितने रह सकते हैं 10। अब चलो इनके शेप्स बनाने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए कि हम लोग 3 कोऑर्डिनेट्स को बनाते हैं। ये 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो पहला शेप बनाकर देखते हैं डी एक्स वाई, इस टाइप के ऑर्बिटल का। डी एक्स वाई इसका मतलब ये होता है कि इनके जो लोब्स हैं, इनके लोब्स एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के बीच में रहेंगे। तो एक अगर यहाँ पर है तो ये तो दूसरा होगा, देन उसके बाद एक्स एंड वाई का दूसरा लोब अगर हम लोग देखें तो दूसरा जो लोब रहेगा ये कुछ ऐसा होगा। ये 3 डायमेंशनल व्यू के समान है, आपको बराबर इसको समझना है। देन उसके बाद हम लोग ड्रॉ करते हैं डी एक्स जेड को। नाउ डी एक्स जेड के शेप को अगर आपको ड्रॉ करना है तो पहले तीनों एक्सिस को ड्रॉ कर लीजिए। देखो ये 3 डायमेंशनल मैनर में हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है जेड एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। एक्स जेड मतलब क्या, एक्स और जेड के इस पार्ट में इनके लोब्स आएंगे। तो यहाँ पर एक जो लोब आएगा वो तो ऑब्वियसली कहाँ चला जाएगा, वाई एक्सिस, क्योंकि एक्स और वाई के बीच में फंस गया। ना ये x है और ये z है, तो इनका जो दूसरा लोब रहेगा, दूसरा जो डंबल रहेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। तीसरा ऑर्बिटल अगर हम लोग देखें तो हमने कहा है कि डी वाई जेड है। पहले तीनों एक्सिस को बना लो। ये एक एक्सिस हो गया, ये लीजिए, ये दूसरा हो गया और ये हो गया तीसरा। तो दिस इज x, दिस इज y एंड z। अब y एंड z के बीच में आने चाहिए, तो y एंड z के बीच में इसके लोब्स आते हैं, तो ये तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसका एक लोब ऐसा हो गया। दूसरा देखिए, ये है z, ये है y, ये है z, ये है y, तो इसके बीच में फंस गया कौन, x। तो इनका जो एक लोब रहेगा, एक डंबल जो रहेगा वो कुछ ऐसा होगा। देन इसके बाद चौथा ऑर्बिटल जो है वो यहाँ पर कौन सा है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर x एंड y इन दोनों पे स्क्वायर लिखा हुआ है, बराबर है। मतलब इनके जो लोब्स है वो x एंड y के एक्सिस पे होंगे। तो x स्क्वायर को अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ये देखिए पूरा का पूरा x पे आ गया कंप्लीट, एंड y स्क्वायर पे ड्रॉ करते हैं तो ये कंप्लीट कहाँ पर रहेगा, y के ऊपर रहेगा। ऐसा शेप होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसे ऐसे नहीं पढ़ना डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब दोनों एक्सिस को मिलाकर ये ऑर्बिटल बना हुआ है। एंड आखिरी वाला अगर हम लोग देखें तो आपके पास आखिरी वाला ऑर्बिटल कैसा दिखने वाला है, दैट इज डी जेड स्क्वायर। तो सर इस डी जेड स्क्वायर मतलब ये ऐसा, हाँ, एंड इसमें दूसरी जो रिंग होती है वो वही होती है, लेकिन उससे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये डोनट के समान कुछ दिखता है, राइट। ये जो शेप्स है ये होता है डी ऑर्बिटल्स के शेप, डी एक्स वाई, डी जेड एक्स, या फिर एक्स जेड पढ़ सकते हैं, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये आप लोगों ने एस पी डी इन तीनों के तीनों टाइप के ऑर्बिटल के क्या पढ़े, शेप पढ़े। एक चीज़ याद रखिए कि अगर हम लोग 3D एंड 4D ऑर्बिटल के शेप की बात करते हैं तो इनका जो शेप रहेगा वो सिमिलर रहेगा, लेकिन इनका साइज क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। क्यों, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर n की वैल्यू बड़ी है। अगर आप लोग 2P एंड 3P के बारे में बात करें तो दोनों का शेप सेम रहेगा, लेकिन दोनों का साइज कैसा रहेगा, अलग अलग रहेगा। अब हम लोग चलते हैं एक ऐसे टॉपिक की तरफ जिसकी हेडिंग हम दे सकते हैं एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स, राइट। क्या दे सकते हैं, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। एंड इसी के अंडर आप लोगों को पढ़ के रखना है एक अच्छा सा रूल जिसे हम लोग n+l का रूल कहते हैं, n+l रूल, क्योंकि ये हमें हेल्प करता है ये पता करने के लिए कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी या फिर ज़्यादा होगी।
अगर आप हाइड्रोजन की बात करते हैं तो जो हाइड्रोजन एटम होता है वो हाइड्रोजन एटम कैसा होता है, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। एंड ऐसे केस में जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसकी एनर्जी डिपेंड होती है सिर्फ एन की वैल्यू के ऊपर। किसके ऊपर होती है, सिर्फ एन की वैल्यू के ऊपर। ऐसे केस में जैसे जैसे वैल्यू ऑफ द एन इंक्रीज होता है वैसे वैसे एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल बढ़ता है। तो इस आर्गुमेंट के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो पहली लेवल का 1s बराबर है, इसकी एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू 2s। लेकिन सर सेकेंड वाले लेवल में, सेकेंड वाले शेल में दो सब शेल होते हैं, s और p होता है, तो यहाँ पर क्या रहेगा 2p, और इनकी एनर्जी क्या होती है, सेम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक है और क्वांटम नंबर सेम है। अगर आप लोग थर्ड लेवल में जाएं तो आपको कितने शेल मिलेंगे, 3। कौन से, s p d। इन्हें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3s 3p 3d, थर्ड वाली लेवल के, इसलिए इन तीनों की एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी फॉर हाइड्रोजन। अगर फोर्थ में जाओगे तो सर 4 सब शेल मिलने चाहिए, हाँ, sp d एंड f होता है, तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 4s 4p 4d एंड 4f, और इन सब की एनर्जी कैसे रहेगी, सेम रहेगी। बट इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब एक से ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ऑब्वियसली है सारे के सारे, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़कर, तो ऐसे केस में आप लोगों को जो एनर्जी होती है ऑर्बिटल की ये कैलकुलेट करानी होती है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। देखो कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। अगर हाइड्रोजन की ही बात करें तो हाइड्रोजन में अलग अलग ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल ऐसे आपको मिलता है, लेकिन इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम वहां पर अगर आपको एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल निकालनी है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर को चेक करना पड़ता है। एंड ऐसे केस में हम लोगों को सर पता कैसे चलेगा कि कौन सा ऑर्बिटल कम एनर्जी का होगा एंड कौन सा ऑर्बिटल ज़्यादा एनर्जी का होगा, तो ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं n+ रूल के हिसाब से। अब इस रूल का कहना क्या है, तो इसका कहना बहुत सिंपल है, द ऑर्बिटल फॉर विच सम ऑफ n+ l इज लो इज ऑफ लो एनर्जी, इज ऑफ लो एनर्जी। देखिए जिस ऑर्बिटल के लिए n+l का सम ये कम आता है, ऐसे केस में उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बट इफ व्हेन n+l सम is the same, in that case lower value of n corresponds to the lower energy, देखिए अब यहां पर ट्विस्ट फंस गया। हम लोगों ने ये कहा है कि जिस ऑर्बिटल के लिए n+l का सम कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी, ठीक है मान लेते हैं सर, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। जिसके लिए n+l का सम ज़्यादा आएगा उसकी एनर्जी ज़्यादा। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ ऑर्बिटल्स के लिए n+l की वैल्यू सेम आ जाए। अगर n+l की वैल्यू सेम आ जाती है तो ऐसे केस में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कम एनर्जी का है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, जिसके लिए n की वैल्यू छोटी रहेगी, जिसके लिए n की वैल्यू छोटी रहेगी उसके केस में एनर्जी क्या होगी, कम होगी। कैसे कम होगी ये हम लोग एक टेबल ही बना के दिखा देते हैं, उसके अंदर आपको कंसेप्ट ये क्लियर हो जाएगा कि n+ रूल के हिसाब से हमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरने हैं। फिर चलेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की तरफ। अब मैंने हेडिंग दी है डिपेंडेंस ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स ऑन n+ वैल्यू। मैंने आपको बताया है कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है और किसकी ज़्यादा होती है। जिसके लिए n+l की वैल्यू का सम कम आता है उसकी एनर्जी कम होती है, एंड जिसके लिए n+l का सम ज़्यादा आएगा उसके लिए उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट एनर्जी अगर हम लोग ऑर्बिटल्स को अरेंज करते हैं तो हमें मिलता है ऑर्डर एक 1s 2s 2p 3s 3p
4s 3d एंड देन 4p। सर ये कैसे बीच में घुस गया? तो यही तो आपको चेक करके देना है। इट इज ऑब्जर्व दैट कि एनर्जी जो होती है, एनर्जी इस तरीके से इंक्रीज होती है। कैसे होती है तो साबित करके देते हैं। देखो सबके लिए n की वैल्यू को असाइन करो। इसके लिए n की वैल्यू कितनी है? 1 है एंड ये s सबशेल है तो l की वैल्यू कितनी? 0। तो n प्लस l क्या हो गया? 1 ही आ गया। 2s के लिए देखो n की वैल्यू क्या है? 2। s के लिए l की वैल्यू क्या? 0। तो 2 प्लस 0 कितना आ गया? 2। अब 2p के लिए चेक करो। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 2 एंड l की वैल्यू कितनी है? 1। तो 2 प्लस 1 कितना सम आ गया? 3 हो गया। हो रहा है? 2 प्लस 1 कितना? 3 हो गया। 3s के लिए देखो n की वैल्यू कितनी है? 3। l की वैल्यू कितनी रहेगी? 0। आपको l की वैल्यू पता है? SPD। अब s के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है, f के लिए 3 होता है। तो ये हो गया 3s। तो n प्लस l का सम कितना आ गया? 3 आ गया। सर इन दोनों का सम टाई हो गया। देखिए इन दोनों का सम टाई हो गया। हाँ तो ऐसे केस में n इज ऑफ लोअर एनर्जी है। देखिए n इज ऑफ लोअर एनर्जी है, इसीलिए पहले किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा? 2p में जाएगा, बाद में कहा जाएगा? 3s में जाएगा। देन 3p के लिए देखो, अगर हम लोग 3p के लिए n की वैल्यू देखते हैं तो कितना हो जाएगा? 3। p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है ना। p के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 1। देखो s p d f इन्हें अलग लिख के ही रख दो। l की वैल्यू 0 1 2 3। तो ऐसे केस में n प्लस l का जो सम है, n प्लस l का सम कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। आ रहा है? n प्लस l का सम 4। नाउ 4s को देखो। सर यहाँ पर n की वैल्यू 4 है एंड s के केस में l की वैल्यू 0 है। सम क्या आ गया? 4। लेकिन ये n इज ऑफ लोअर एनर्जी है, इसीलिए पहले किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा? 3p में जाएगा, बाद में कहाँ जाएगा? 4s। अब 3d को चेक करिए। n की वैल्यू कितनी आ रही है? 3। d के लिए l की वैल्यू कितनी? 2। तो 3 प्लस 2 कितना आ गया? सम 5 आ गया। देन उसके बाद 4p को चेक करिए तो सर यहाँ पर n की वैल्यू क्या है? 4 है। p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। टोटल सम अभी भी 5 आ गया। देखिए लेकिन यहाँ पर इट इज ऑब्जर्व के n की वैल्यू छोटी है तो n इज ऑफ लोअर एनर्जी। तो इसके हिसाब से अगर आप लोग अलग अलग ऑर्बिटल्स को अरेंज करते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, तो हमें ऑर्डर कैसे मिलेगा? दैट इज ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स इन इंक्रीजिंग एनर्जी। इंक्रीजिंग एनर्जी में कैसे होगा? तो क्या मिला? सबसे पहले 1s, देन उसके बाद 2s, देन उसके बाद 2p, देन उसके बाद 3s, देन उसके बाद 3p, देन उसके बाद 4s, देन उसके बाद 3d, देन उसके बाद 4p, 4p के बाद मिलता है 5s, 5s के बाद आपको मिलेगा 4d, देन उसके बाद मिलेगा 5p एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसा ऑर्डर आप लोगों को मिलता है। तो इस ऑर्डर का इस्तेमाल करके आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं ही है।